हेलो स्टूडेंट्स, स्टे होम स्टे सेफ। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेशन, जिसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेशन है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे स्टूडेंट एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो या नेवी की तैयारी कर रहे हो या फिर आर्मी क्लर्क और एनडीए का पेपर और सीडीएस के पेपर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और हम देखें कि किस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप लोगों को एक बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है एक चीज़ कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायरेक्शन यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, रीड आउट करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है फिल इन द ब्लैंक के लिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। एंड यहाँ पर जो क्वेश्चन है पहला क्या है कि आपको फिल करना है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, फिल इन द ब्लैंक है यानी कि एक ब्लैंक दिया हुआ है जिसके अंदर आपको फिल करना है 4 ऑप्शन में से कोई एक। तो देखें यहाँ पर क्या है सेंटेंस, द ग्लोबल ओशियन हैज एब्जॉर्ब 99% ऑफ द एक्सेस हीट जनरेटेड बाय ग्रीन हाउस गैस इमिशन और ब्लैंक है 1970। अगर कुछ बच्चे जो है थोड़ा सा रीडिंग किए हैं, थोड़ा सा स्टडी किए हैं, तो उनको बहुत अच्छे से ध्यान होगा कि जब भी किसी सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है तो आपको यूज करना होता है क्या, सिंस। या फिक्स कोई टाइम दिया होगा तो हम किसका यूज करते हैं, इनका। लेकिन यहाँ पर इन है नहीं तो हमारे पास एक ऑप्शन है सिंस। और फॉर का यूज की मैं बात करूं तो हमेशा कब यूज होता है, पीरियड ऑफ टाइम। किसके लिए यूज होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। याद रखिए किसके लिए यूज होगा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अप टू का मतलब एक लिमिट दी गई है, उस तक आपको कोई काम करना है। जैसे आप देखिएगा सेल लगती है तो कहते हैं ना अप टू इतने तक, मतलब 10%, अप टू 10% है ना, अप टू 20%, 20% तक जो है वो आपको डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर है? और टिल का फिक्स कोई टाइम बताया गया हो तो हम टिल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम की कंडीशन है और टेंस है यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट। तो पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, सिंस का। क्लियर हुआ बहुत अच्छे से? ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर सिंस 1970। और आप याद रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब भी हम यूज करते हैं तो उसके अंदर हमेशा कोई काम जो है वो या तो अभी तक अवेटिंग है, मतलब उसका हमें इंतजार है कि कंप्लीट होने का, यानी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, या फिर कंप्लीट हो गया। तो दोनों कंडीशन ध्यान रखनी होती है। तो यहाँ पर किसका यूज होगा, सिंस का। क्लियर है? देखिए फिल इन द ब्लैंक से एरर है, उसके अंदर हर पोर्शन ग्रामर का आपको ध्यान रखना होता है, तब जाके आप फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, उसके अलावा एरर हो गई, वो आपसे प्रॉपर वे में सॉल्व होगी और आपका आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों? तो क्वेश्चन है यहाँ पर सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। यहाँ पर जो ईडियम दी गई है उसका आपको करेक्ट मीनिंग बताना है कि कौन सा होगा। और ईडियम है कैरी ऑफ द फीट। आप इसको याद करने के लिए थोड़ा ध्यान रखेंगे, कैरी ऑफ द फीट। जब भी कोई ऑरेटर, स्पीकर या फिर सिंगर जब किसी हॉल में प्रवेश करता है तो जो ऑडियंस होती है वो मतलब बहुत शानदार, अगर वो परफॉर्मेंस उसकी प्रेजेंस होती है तो वो एंथुजियाज्म के साथ क्या होती है, ऑडियंस मतलब उत्साहित हो जाती है ना। तो कैरी ऑफ फीट का मतलब हो जाएगा बच्चों टू फिल विथ एंथुजियाज्म। उसके अलावा एक चीज़ और बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इडियम्स जो होती हैं, जो लिखा है वो उसका वैसा मीनिंग नहीं निकलता, जबकि प्रोवर्ब्स जो होती हैं, जो जैसी हैं हम उनको एज सच वैसा ही यूज़ में
लेते हैं, लेकिन इडियम्स जो होती हैं वो एज सच वही मीनिंग नहीं देती हैं जो उनके वर्ड से निकलता है। इसका डिफरेंट मीनिंग आपको ध्यान रखना होता है, यानी कि इडियम्स के लिए आपको जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उससे याद होंगी। क्लियर है? तो कैरी ऑफ द फीट, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, क्या मीनिंग है? टू फिल विथ एंथुजियाज्म। क्लियर है? इसके लिए मैंने बताया आपको, ऑरेटर या सिंगर को आप बहुत शानदार परफॉर्मेंस देने वाले जो होते हैं उनको याद रखिएगा। क्लियर? तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन जो है उसके ऊपर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, यानी कि आपको बताना है कि सेंटेंस जो है यहाँ पर उसके कौन से पार्ट में आपको देखना है कि एरर है। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस है, अ फ्रेंड ऑफ माई इज गोइंग टू कम विथ अस। देखिए बच्चों, ये आर्मी क्लर्क के अंदर कुछ इस तरीके का पोर्शन आता है, एक ही सेंटेंस है, उसके पार्ट को रख दिया गया है। बाकी एग्जाम्स के अंदर इस तरीके से ए बी सी और डी और फोर्थ ऑप्शन जो होता है एन ई, यानी कि नो एरर के फॉर्म में होता है। कुछ इस तरीके से दे दिया जाए, यानी कि ए बी और सी, और फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पर लिख रही हूँ नो एरर। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिया जाए या इन्हीं पोर्शंस को कुछ इस तरीके से लिख दिया जाए, तो आपको देखना है कि किस वे में दिया है। कंफ्यूज मत होइए कि ये क्या है फिर ये क्या है। ठीक है, ये सेंटेंस के ही पार्ट्स को 4 तरीके से यहाँ पर रख दिया गया है, या तो मैं ऐसे रखूँ या फिर इस तरीके से रखूँ। कई बार इसी में सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आता है, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में उस पोर्शन के लिए 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस एरर, ये मैं आपको और भी नए जो सेशन होंगे उनके अंदर मैं बता दूंगी आप सभी स्टूडेंट्स को। चलिए तो अभी हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको बतानी है कि कौन से पार्ट के अंदर एरर है। ठीक है, तो यहाँ पर है अ फ्रेंड ऑफ माय, देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में दिया है, ये ठीक है। टू कम विथ, ये वाला पोर्शन दिया है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ऑफ माई इज गोइंग, देखो पढ़ने पर भी अगर आप थोड़ा सा रीडिंग करते हैं, कॉन्टिन्यू न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, तो आपको पता चल रहा होगा कि स्टार्टिंग वाले पोर्शन के अंदर ही एरर है। क्या लिखा है? अ फ्रेंड ऑफ, यहाँ पर ऑफ लिखा है, तो इसके बाद डायरेक्ट आपको कभी भी एडजेक्टिव का यूज़ नहीं करना है। किसका यूज़ नहीं करना? एडजेक्टिव। प्रपोजिशन ऑफ के बाद या तो जेरेंट का यूज़ होगा। अब यहाँ पे बीच में प्रपोजिशन मतलब बीच में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगी है, तो आपका जो है ये जेरेंट नहीं है, मेन वर्ब कहलाएगी, तो आप जेरेंट का यूज़ कर सकते हैं। या फिर ऑफ के बाद में आपको कोई नाउन, या फिर आप अगर पॉजेसिव केस रख रहे हैं तो उसके साथ एडजेक्टिव के साथ आपको नाउन का भी यूज़ करना होगा। या फिर इसको नहीं रखना क्योंकि नाउन पहले से दे रखी है फ्रेंड, इसकी जगह पर आप प्रपोजिशन इसकी जगह पर आप प्रोनाउन माइन का प्रयोग करेंगे, दैट इज ऑल्सो पॉजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर माई की जगह यूज़ होगा क्या यूज़ होगा बच्चों? माइन। क्लियर है बहुत अच्छे से? ठीक है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में अगर मैं बात करूँ कि इस पार्ट में, यानी कि ये जो सी ऑप्शन दिया गया है इसमें एरर है। माय की जगह पर आएगा माइन, दैट विल बी पॉजेसिव प्रोनाउन। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया हमारा एरर वाला पोर्शन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, जो कि है करेक्ट आपको वर्ड फाइंड आउट करना है, यानी करेक्ट स्पेलिंग कौन से वर्ड की है वो आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि 4 वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पर, एमल्सीफाई, एमल्सन, इम्प्रेस और इनकम्पास, ये 4 वर्ड दिए हुए हैं। आपको बताना है करेक्ट इनमें 4 में से। देखिए करेक्ट तो कितना होगा? एक ही होगा। आपको ध्यान रखिएगा क्या कंडीशन है, यहाँ पर इनकरेक्ट नहीं पूछा आपसे। ठीक है, यहाँ पर पूछा करेक्ट कौन सा है, यानी करेक्ट कौन सा है, तो यानी 3 हमारे जो ऑप्शंस होंगे दैट विल बी इनकरेक्ट। क्या होंगे? गलत होंगे। क्लियर है? तो यहाँ देखते हैं हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इमल्सीफाई अगर मैं बात करूं, जिसका मतलब होता है टू मिक्स। क्या मतलब होगा? टू मिक्स, यानी कि किसी चीज़ को क्या करना?
मिलाना, याद रखिएगा। अब दूसरा वर्ड है ये अमेजन, दैट इज इनकरेक्ट। ये स्पेलिंग इनकरेक्ट है, करेक्ट स्पेलिंग होगी अमेजन, जिसको आप देखें हिंदी में लिखा रहता है पायस। या फिर ये जो वर्ड होता है ये केमिस्ट्री में यूज़ होता है जब दो लिक्विड फॉर्म्स को एक साथ मिला दिया जाता है, जब वो सेम स्टेज में आ जाते हैं तो हम उसे कहते हैं एमल्सन। और इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी EMU। यहाँ पर E जो है वो गलत स्पेलिंग है, मतलब गलत आपका लेटर दिया गया है। यहाँ पर नेक्स्ट देखें इम्प्रेस, ये भी गलत है। बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो वर्ड है EMPRESS होता है, जिसका मतलब होता है विमेन रूलर। जैसे जो मोनार्क होता है सम्राट, वैसे ही हम इसे भी इम्प्रेस कहते हैं, लेकिन ये होती है फीमेल। या आप देखिएगा कोई भी राजा जो होता है उसकी जो वाइफ होगी उसे भी हम इम्प्रेस मतलब कहेंगे, ठीक है। विमेन जो रूलर होगी उसे हम क्या कहेंगे, इम्प्रेस कहेंगे, और उसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी EMPRESS। और एक होता है IMPRES, जिसका मतलब क्या होता है, किसी को क्या करना, इम्प्रेस करना, अट्रैक्ट करना ना। तो ये इसके अंदर भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स हो गए, I और E। I डिफरेंट वर्ड है, E डिफरेंट वर्ड है। ओके, अब हम फोर्थ वर्ड देखते हैं, यानी कि ये भी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। एक स्पेलिंग मिल चुकी है, वैसे हमें आंसर मिल चुका है, लेकिन अब फोर्थ ऑप्शन भी देखें तो इनकम्पास यहाँ पर वर्ड दिया गया है जो कि करेक्ट स्पेलिंग है, जिसकी इनकम्पास ENCOMPASS आएगा। करेक्ट स्पेलिंग ये होगी, जिसका मतलब होता है किसी को क्या करना, घेरना। क्लियर है? चारों वर्ड्स मैंने आपको मीनिंग बताई, उसके अलावा इनकी करेक्ट स्पेलिंग भी बताई। तो आपको ये चारों वर्ड्स जो होंगे बहुत, अगर नेक्स्ट कभी आपके एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रखनी है। क्लियर है स्टूडेंट्स? बहुत अच्छे से आप लोग जो है इनको ध्यान रखें। चलिए, तो अब हम इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जिसके अंदर क्या पूछा गया है, वापस से फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। फिल इन द ब्लैंक में क्या पूछा गया है, शी द एंट्रेंस एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, इसे हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। हमारे पास प्रपोजिशन है सिट, क्या है, प्रपोजिशन है सिट। इसके साथ हमारे पास जो है 4 प्रपोजिशन लिखे हुए हैं, फॉर, एट, ऑन। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कोई भी प्रपोजिशन यानी कि किसी वर्ब के साथ दिया गया है तो आपको ध्यान होना चाहिए सभी के मीनिंग्स को, तब आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसके लिए मैंने कुछ सेशन लिए हुए हैं अपने, तो आप उनको भी चेक कर सकते हो। उसके साथ साथ जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनके अंदर भी मैं बताती हुई आपको चलूँगी, और नेक्स्ट सेशन जो आएंगे उसके अंदर भी मैं फिक्स्ड प्रपोजिशन और भी बताऊँगी आपको। तो यहाँ पर वर्ड है यानी कि वर्ब के रूप में, दैट इज सिट। और सिट की यहाँ पर जो है लास्ट ईयर दिया है, कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो सेम ही बात हो गई है ना हमारे लिए, यहाँ पर सिट की ही सेकंड फॉर्म है, उसके साथ 4 प्रपोजिशन का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो जब भी हम सिट या सैट के साथ इन प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है धरना देना, क्या मतलब होता है, धरना देना, ठीक है, प्रोटेस्ट पर जाना। और जब फॉर का मतलब होता है तो किसी के लिए इंतजार करना, सेट फॉर, व्यवस्थित हो जाना भी कह देते हैं। या फिर हम किसी चीज़ को अटेम्प्ट करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि एग्ज़ाम, जैसे इस सेंटेंस में लिखा है, उसने एग्ज़ाम में, मतलब वो एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम में अटैम्प्ट, ये एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया, उस एग्ज़ाम को उसने अपीयर किया। अपीयर भी कह सकते हैं, अटैम्प्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सिट के साथ फॉर प्रपोजिशन का मतलब ये होगा। एट का मतलब जब भी हम प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे तो वो किसी नियरेस्ट प्लेस को बता रहा होगा। जैसे मैं बात करूँ, ही सैट एट द गार्डन, यानी गार्डन के पास में वो व्यवस्थित हो गया, बैठ गया, यानी कि अपने आप को एडजस्ट कर लिया उसने। और ऑन का प्रयोग होगा तो ये हार्ड सरफेस के ऊपर, जैसे वो टेबल के ऊपर बैठ गया,
है ना। तो sat on the table, sat on the floor, ठीक है। तो on का ये यूज होगा। तो मैंने चारों आपको बताया, इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये दोनों आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ये तो आपका बेसिक है जिनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर द एंट्रेंस एग्जाम में पिछली साल वो बैठा था, यानी कि उसने अपीयर किया, अटेम्प्ट किया, तो आपका करेक्ट प्रपोजिशन जो होगा sat के साथ दैट विल बी बी आंसर। चारों जो प्रपोजिशन है फिक्स, मैंने उनका आपको मीनिंग बताया, आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर हम इसी में बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किस अकॉर्डिंग आपसे यानी क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कुछ एरर से रिलेटेड। अभी मैंने आपको एरर का एक पोर्शन बताया था और बाकी मैंने कहा था कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आपको इस तरीके से भी बताऊंगी जो कि आपके एयरफोर्स के अंदर, एनडीए के अंदर, उसके अलावा नेवी के अंदर भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और आर्मी क्लर्क में भी कुछ इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको एग्जाम के अंदर किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए, आपको सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस रीड आउट करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर देखिएगा, जो वर्ड है, मतलब जो हमारे सेंटेंस है जिसके अंदर क्या कहा गया है, स्ट्रेटफोर्ड इज अ टाउन व्हेन शेक्सपियर वॉज बोर्न। तो यहाँ पर शेक्सपियर जो हैं उनकी पैदा होने की बात कही गई है। तो ऑब्वियस है, वैन का प्रयोग क्या समय की बात हो रही है? नहीं, टाउन लिखा हुआ है, तो हमारे बी पोर्शन में ही एरर हो गई। तो क्या आएगा? वेयर। ये सेंटेंस भी रीड आउट करते ही पता चल रहा था। उसके अलावा ये स्ट्रेटफोर्ड इज़ द टाउन, ये जगह का नाम है, इज़ द टाउन। यहाँ तक देखो, जब भी आप एरर फाइंड आउट करते हो, तो मैंने अभी पहले भी समझाया था आपको कि आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, फिर उसको कनेक्ट करना है, ये एंटीसीडेंट को प्रेसिडेंट से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर प्लेस की जब बात हो रही है तो फिर वेयर का यूज़ होगा, वैन का यूज़ नहीं होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो हमारा कौन सा पार्ट में एरर है? बी में। इस पार्ट को हम ए नाम दे देते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी। और इस तरीके से आपसे एग्जाम में भी लिखा होगा नंबराइज फॉर्म में। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी पोर्शन में आपके एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी आई हैव अ लिटिल मनी, आई रियली कैन नॉट अफोर्ड टू गो आउट विद यू गाइज। यानी कि उसके पास पैसे नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, अब आपको देखना है कि इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है। सॉरी आई हैव अ लिटिल, क्या यहाँ पर अ लिटिल का यूज़ होगा? नहीं होगा, उसके पास तो पैसे ही नहीं है, वो तो जा नहीं सकता है। इस सेंटेंस का मतलब है वो दोस्तों को मना कर चुका है कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, वहन नहीं कर सकता, मैं खर्चा नहीं कर सकता हूँ। ये सेंटेंस बोल रहा है, आप ध्यान से समझिएगा, है ना। तो यहाँ पर अ लिटिल का क्या मीनिंग बैठ रहा है? नहीं। तो यहाँ पर सेंटेंस के अंदर देखें तो आई डोंट हैव, क्या आएगा? इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त तो जो है पैसा नहीं है। क्या आएगा सेंटेंस? आई डोंट हैव इनफ मनी, या आई डोंट हैव एनी मनी भी लगा सकते हो। मेरे पास पैसा नहीं है मतलब है ही नहीं उसके पास। तो अ लिटिल का सेंस यहाँ पर नहीं आ रहा है, मतलब थोड़ा बहुत कुछ है अमाउंट में, लेकिन यहाँ कह रहा है मेरे पास तो है ही नहीं, मैं भाई जा ही नहीं सकता तुम्हारे साथ। तो यहाँ पर जो होगा आंसर कौन से पोर्शन में होगा बेटा? ए में। और ये पोर्शन कौन सा है? बी, दैट इज सी एंड दैट इज डी। तो आपको आंसर लगा देना है कि फर्स्ट पोर्शन के अंदर ही एरर है। अब मैं बात करती हूँ तीसरा सेंटेंस, यानी कि यहाँ पर है, यानी 8th नंबर हमारा क्वेश्चन है जिसके अंदर क्या एरर है वो देखते हैं। हनी एंड टर्मरिक, हनी और टर्मरिक की बात हो रही है। हैव, ओके ठीक है, हैव एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, ओके, विच हेल्प इन रिमूव ए टॉक्सिन। आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। कुछ बच्चे जो है हनी और टर्मरिक पाउडर जो है उसको दोनों को एक साथ पेयर के रूप में मानेंगे, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, पेयर नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये जो पेयर में ही चलते हमेशा, क्या आप हनी के साथ टर्मरिक का यूज़ करते? नहीं, ये तो डिफरेंट फॉर्म है जिसको अगर यूज़ करोगे तो ऐसा होगा।
तो आप इसके साथ हैव ही रहने दें, हैज़ का प्रयोग मत कीजिएगा। वो हॉर्स एंड कैरियज वो एक साथ ही चलती हैं, जैसे करी एंड राइस वो अलग फॉर्म हो गई जो पेयर्स में है, लेकिन यहाँ पर ये हमेशा पेयर में नहीं चलती हैं। इस वजह से आप इनके साथ हैज़ का यूज़ नहीं करेंगे। कुछ बच्चे देखते ही लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। और देखिए एंटी वेक्टोरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये जो पोर्शन है उसमें ये भी करेक्ट है। फिर विच का यूज़ हुआ है किसके लिए, जो कि इनके लिए यूज़ कर रहा है। फिर विच हेल्प, हेल्प हम किसके साथ, ये भी याद रखिएगा, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन विच दैट का प्रयोग या हु का प्रयोग होता है तो नियरेस्ट जो भी नाउन होगी उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी या मेन वर्ब लगेगी, और ये आएगी हमें इस कंडीशन में कैसी, प्लूरल। तो ये प्लूरल है, तो इस हिसाब से देखें बाकी सेंटेंस, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा क्या, डी। तो इस तरीके से आपको मैंने एरर सॉल्व करना बताया कि आपको कैसे करनी है एग्ज़ाम के अंदर। आई होप आपको क्लियर हो। अगर किसी को क्लियर नहीं हो तो वापस आप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है, कौन सा पोर्शन आपको क्लियर नहीं हुआ है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर वापस से हमें क्या पूछा गया है, देखिए यहाँ पर जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, टू यूज फॉर फर्स्ट टाइम, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है कि किसका क्या मतलब होता है, ठीक है। यानी कि आपको ये जो है वन वर्ड के अंदर इस सेंटेंस का आपको मीनिंग बताना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप सभी को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पर पूछा गया है। मैंने यही कहा कि सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ें। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। सारे ग्रुप में जो वर्ड्स हैं उनका जो मीनिंग निकलता है वो एक अर्थ में, यानी एक वर्ड के अंदर निकलना चाहिए। तो देखें पैटर्न क्या, इस पैटर्न क्या होता है, सेम चीज़ों को जो है एक साथ सीक्वेंस में रखना, उसे हम पैटर्न बोलते हैं। एक समान चीज़ों को रखना। स्मिटन का मतलब होता है स्माइट, जैसे टू स्किप समथिंग, ठीक है। और बी गॉटन, ये बी गैट की जो है सेकेंड और थर्ड फॉर्म बी गॉट, थर्ड फॉर्म ऑल्सो सेकेंड और थर्ड फॉर्म बी गॉट होती है। थर्ड फॉर्म जो होगा वो एडजेक्टिव पार्टिसिपल, प्राप्त करना किसी चीज़ को। और यहाँ पर ये तीनों जो है इसका मीनिंग नहीं देंगे। अब यहाँ पर जो करेक्ट मीनिंग होगा वो होगा क्रिस्टियन, जिसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को पहली बार यूज़ करना, टू यूज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, टू यूज़ फॉर द फर्स्ट टाइम, एक ही बार में किसी चीज़ को क्या करना, यूज़ करना, ये आपको बताना था। तो दैट इज़ क्रिस्टियन। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती जो फर्स्ट टाइम यानी वन टाइम ही यूज़ होती। क्लियर हो रही है? चलिए, तो ये था आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब हम देखते हैं यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है सिनोनिम्स से रिलेटेड, यानी कि आपको समान अर्थ बताना है कि कौन सा होगा, यानी पर्यायवाची हिंदी में से बोलते हैं। तो आपको बताना है डिफाई का करेक्ट मीनिंग क्या होगा। करेक्ट जिसका मतलब अगर देखें तो पूजा करना, क्या करना, पूजा करना। तो करेक्ट आंसर होगा वर्शिप। अब बाकी ऑप्शन के मीनिंग, फेस का मतलब तो चेहरा भी होता है और सामना करना भी होता है, बाकी इजी है वैसे ऑप्शंस। फ्लैटर जिसका मतलब क्या होता है, चापलूसी। फ्लैटरी और फ्लैटर, और चैलेंज का मतलब चुनौती। तो यहाँ पर करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है? इन चारों वर्ड्स का मीनिंग ध्यान रखना है और सिनोनिम्स का मीनिंग आपको बताना है। चलिए, तो नेक्स्ट हम और वर्ड देखते हैं जिसका कि आपको क्या बताना है अभी बच्चों, एंटोनिम बताना है कि कौन सा होगा। फाइंड अ वर्ड दैट इज द एंटोनिम ऑफ कैलो। कैलो का आपका जो है एंटोनिम बताना है। तो सबसे पहले कैलो का मीनिंग आपको ध्यान होना चाहिए कि क्या होगा। कैलो का मतलब होता है
कोई भी चीज़ जो है, मतलब कोई भी व्यक्ति जो कि अनएक्सपीरियंस्ड हो, उसको किसी चीज़ का क्या नहीं हो, मतलब नॉलेज नहीं हो, अनुभवहीन बोल सकते हैं इसको हम। क्या बोलेंगे इसे? अनुभवहीन, जिसको हम अनएक्सपीरियंस्ड भी कह सकते हैं। तो सीक्रेटिव का मतलब तो क्या होता है? रहस्यमय, है ना, सीक्रेट होता है। सीक्रेटिव का मतलब रहस्यमय, एडजेक्टिव हो गया। इमोरल का मतलब, मॉरल का मतलब नैतिक, इमोरल का मतलब अनैतिक। नेक्स्ट, बिलेटेड का मतलब संबंधित, जैसे हम कहते हैं ना हैप्पी बर्थडे, जैसे किसी का निकल गया तो बिलेटेड, नियरेस्ट, ठीक है, संबंधित या नियरेस्ट, नियर। नेक्स्ट है सोफेस्टिकेटेड, जिसका मतलब होता है बुद्धिमान या अनुभवी। क्लियर है? तो अनुभवी यानी कि बुद्धिमान, सोफेस्टिकेटेड क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा, इसका मतलब बुद्धिमान भी होता है। क्लियर है चारों? तो इस तरीके से आपको एंटोनिम, कुछ इस तरीके से भी एंटोनिम आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये वर्ड है, इसका मीनिंग अगर मुझे क्लियर है, और 3 वर्ड्स जो होते हैं कई बार सेम मीनिंग दे रहे होते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस होगा वो जो चौथा वर्ड जो डिफरेंट होगा वो उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए भी आप लोग जितना ज़्यादा क्विज कर सकते हैं उतना कीजिए। उसके अलावा रिवीजन मेन है, वोकैब के लिए आप रिवीजन कीजिए, और रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे उससे आपका वोकैब जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ईडियम। देखिए एयरफोर्स के एग्जाम में वैसे ईडियम एक ही आएगी, है ना। इसके अलावा एनडीए के पेपर में 5 to 10 आपकी ईडियम्स पूछी जा सकती है, मिनिमम 5 तो पूछते ही हैं। लेकिन इस बार जो पेपर हुआ था 2020 में, उसमें ईडियम्स के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पूछा नहीं जाएगा, नेवी के अंदर भी पूछे जाते हैं, ठीक है, एयरफोर्स के अंदर भी पूछा जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखें। आर्मी क्लर्क की अगर मैं बात करूँ तो ईडियम्स का जो है क्वेश्चन नहीं आता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, इन द लॉन्ग रन, इस ईडियम का आपको मीनिंग बताना। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ईडियम जो होती हैं वो एज सच वही मीनिंग नहीं देती हैं जैसा कि आप इनसे आप मीनिंग निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन द लॉन्ग रन, इसका आपको मीनिंग बताना है। तो परमानेंटली, देखिए बच्चों इसका मीनिंग परमानेंटली नहीं होता है हमेशा, परमानेंटली का मतलब स्थिर रूप से, यूनिवर्सली मतलब सार्वभौमिक रूप से ये भी नहीं होता है, ओकेजनली का मतलब भी होता है क्या बेटा, कि अवसरात्मक रूप से, यानी कभी कभी जैसे कहते हैं, तो ये भी नहीं होता। और इसका करेक्ट मीनिंग होता है अल्टीमेटली, मतलब फाइनली, इसका मीनिंग होता है फाइनली, याद रखिएगा। इन द लॉन्ग रन यानी कोई चीज़ लंबे समय से थी लेकिन उसको हमने फाइनल स्टेज पर लेकर आ गए, तो अल्टीमेटली विल बी द करेक्ट आंसर, मतलब कि फाइनल, निश्चित रूप से हमने जैसे सफलता प्राप्त कर ली। तो इस ईडियम का मतलब इन द लॉन्ग रन, अल्टीमेटली या फिर फाइनली इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? तो चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं कि करेक्ट स्पेलिंग जो है वो कौन सी है। आपके पास 4 ऑप्शन है, यानी ऑब्वियस है कि 3 ऑप्शंस जो होंगे वो इनकरेक्ट स्पेलिंग होगी और 1 जो होगा वो आपका करेक्ट स्पेलिंग होगा। तो यहाँ पर देखते हैं पोर्ट्रेट जो है उसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, क्योंकि करेक्ट स्पेलिंग होती है PORTRAIT। पोर्ट्रेट क्या होती है, यानी कि वो किसी की पिक्चर होती है जिसके अंदर हेड और शोल्डर तक का पोर्शन आता है, वो पिक्चर को हम पोर्ट्रेट मोड कहते हैं, ठीक है, जैसे आप मोबाइल में भी यूज़ करते हैं। और पोर्ट्रेचर भी पेंटिंग बनाने का तरीका, और ये भी स्पेलिंग जो है वो गलत है, क्या होगी, सेम स्पेलिंग होगी। क्लियर है? उसके अलावा पोर्तुगीज़, ये स्पेलिंग करेक्ट है, पुर्तगालीज़ को हम पोर्तुगीज़ भी कहते हैं और ये सही स्पेलिंग है। और ये जो 4th स्पेलिंग है दैट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट, ये 3 इनकरेक्ट हैं। पोर्टफोलियो की स्पेलिंग, इसे हम
निवेश सूचिका कहते हैं। पोर्टफोलियो को क्या कहते हैं? निवेश सूचिका, या फिर एक हम सारणी के फॉर्म में जब किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं उसे भी हम पोर्टफोलियो, यानी फोलियो मतलब पन्ना होता है, पोर्टफोलियो का मतलब निवेश सूचिका कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी करेक्ट स्पेलिंग है PORTFOLIO। क्लियर रहेगा? तो ये आपका क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी इन 4 ऑप्शंस में से। ठीक है, ये स्पेलिंग्स मैंने आपको बताई जिनको कि आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो आपके हैं पैसेज से रिलेटेड। हर एग्जाम के अंदर पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आर्मी क्लर्क के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 यानी कि आपसे 2 पैसेजेस पूछे जाएंगे, 5 यानी कि 10 क्वेश्चन, और पर क्वेश्चन यानी 4 मार्क्स का। NDA CDS उसके अलावा एयरफोर्स के अंदर भी पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 क्वेश्चन एयरफोर्स X और Y बोथ ग्रुप में पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको देखना है कुछ इस तरीके से, आपको जब आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे तो इस तरीके से आपको शो होगा। एक साइड आपको पैसेज मिलेगा और दूसरी साइड आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, बाकी ऑफलाइन एग्जाम में तो आपको पैसेज और साथ में उसके नीचे ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम पैसेज को कैसे सोल्व करना। अब आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये जो पैसेज है वो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, मीडियम है, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, मीडियम साइज़ का है, यानी कि कुछ लाइंस इसके अंदर हैं, मतलब आप कह सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। जब भी आप पैसेज सॉल्व करते हो तो कभी भी आपको पैसेज को पूरा रीड आउट नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस देखने हैं और फिर आपको जो है पैसेज को देखना है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन, मैं देखती हूँ, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वेयर डज करप्शन हैज स्प्रेड इट्स टेंगल, यानी कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर जो यानी कि करप्शन है वो फैला हुआ है। यानी कि ये जो पैसेज है वो किसके ऊपर है? मुझे इस क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ में आ गया कि पैसेज जो है वो करप्शन से रिलेटेड है, यानी कि करप्शन मतलब भ्रष्टाचार से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि कौन सा ऐसी जगह है जहां पर जाल के रूप में बिल्कुल पूरी तरीके से जो करप्शन है वो फैला हुआ है। अब आप देखिएगा ऑप्शन यहाँ पर ऑफिशियलडम, पॉलिटिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या ऑल ऑफ द अबव। अब मैं इस पैसेज के अंदर देखती हूँ कि कहाँ कहाँ करप्शन की बात हुई है। तो करप्शन देखिएगा, करप्शन इज नॉट अ यूनिकली इंडियन फिनोमेना, यानी केवल एक रूप से अगर देखें तो भारतीय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि क्या है, इट इज विटनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड इन डेवलपिंग एज वेल एज डेवलप्ड कंट्री। हर जगह डेवलपिंग कंट्री हो चाहे डेवलप्ड कंट्री हो, दोनों के अंदर ही फैला हुआ है करप्शन। इट हैज स्प्रेड्स, ये देखिए हमें वर्ड मिला है टेंटेकल, जिसका मतलब हर जगह, इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, नेमली बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, मिल गया हमारा, ऑफिशियलडम एंड सर्विसेज। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। देखिए मैं वापस बोल रही हूँ, कभी भी आपको जो है पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है। अगर आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे उसके बाद आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपका जो टाइम होगा वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, जबकि पैसेज एक ऐसा पोर्शन होता है जिसके अंदर आप बहुत अच्छे से स्कोर ला सकते हो। अगर आप इसमें कुछ ट्रिक्स का ध्यान, मतलब कुछ ट्रिक्स को आप ध्यान दें, जैसे मैं सॉल्व करूँ, आपको जितने भी सेशंस, यानी जितने भी मैं प्रैक्टिस पेपर से रिलेटेड सेशंस लूँगी उसके अंदर यही आप देखिएगा कि मैम की जो अप्रोच होती है, यानी कि मेरी जो अप्रोच होती है पेपर के टाइम पे किस तरीके से होगी, मुझे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, यही चीज़ आपको भी अप्लाई करनी है, तो आपका श्योर सिलेक्शन होगा। और डेफिनेटली मैं कह रही हूँ आप लोगों का इंग्लिश के अंदर स्कोर बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और एलिमिनेशन का प्रोसेस भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपका करेक्ट आंसर जरूर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमारा आंसर आ गया पैसेज में क्या, 4th। क्लियर? तो चलिए हम नेक्स्ट देखें इसी के अंदर अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला जो क्वेश्चन है जिसके अंदर है हमारा पैसेज सेम है, याद रखिएगा पैसेज डिफरेंट नहीं है। कुछ बच्चे जो है बहुत बार ऐसा क्या करते हैं, एक पैसेज को एक क्वेश्चन नहीं होगा, एक पैसेज 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चंस होंगे, तो आपको वापस पैसेज को रीड आउट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरा ही कोई एक स्टूडेंट था,
मतलब उसका ब्रदर था, उसने फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट किया, तो उसने एग्ज़ाम दिया, तो उसके अंदर क्या किया उसने कि जब भी वो क्वेश्चन कर रहा था तो हर बार वो पैसेज पढ़ रहा था, और पैसेज के जो क्वेश्चंस थे उसके मतलब पेपर में फर्स्ट अटैम्प्ट पैसेज का ही था। तो इस स्टूडेंट ने अप्रॉक्सीमेट 10 to 12 मिनट्स पैसेज में ही वेस्ट कर दिए। तो आपको कभी भी ये नहीं करना है, मैंने इसीलिए बोला है कि आपके कभी गलती नहीं हो गया। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, फिर पैसेज देखिए। अब वापस पैसेज पढ़ने बैठेंगे तो हर बार आपने 5 टाइम पैसेज पढ़ा, और देखिए अब इसमें अगर 15 to 20 लाइन्स हैं, 15 to 20 लाइन्स को आप पढ़ोगे फिर समझोगे तो फिर आपका टाइम तो कंज्यूम होगा। तो इसके लिए मैंने कहा कि आप प्रश्न पहले रीड आउट करें फिर पैसेज को देखें, और एक पैसेज के अंदर 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि वही सेम पैसेज है यहाँ पर, बस क्वेश्चन आपसे डिफरेंट, यानी कि सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ स्टेटस इज बीइंग बेयर्ड बाय करप्शन। कौन सा ऐसा पोर्शन है, यानी कि स्थिति है जिसको कि एक तरीके से अगर हम देखें हटा दिया गया है इन 4 ऑप्शन में से। व्हाट काइंड ऑफ स्टेटस इज बीइंग बेयर्ड बाय करप्शन, करप्शन से कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसको बहुत ज़्यादा, उसको बिल्कुल आप कह सकते हैं लिंक नहीं किया गया है, उसको बिल्कुल जड़ों तक उसमें जमा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि कौन सा जो है ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मैं देखती हूँ यहाँ पर जो पैसेज है उसमें क्या कंडीशन है। तो पैसेज के अंदर जो है कंडीशन है हमारी कि कैरेक्टराइज फॉर नॉट बीइंग इन्फेक्टेड। देखिए एक और चीज़ बच्चों बहुत अच्छे से समझिएगा कि जब भी आप पैसेज सोल्व कर रहे हैं, तो मुझे पता है मैंने फर्स्ट जो क्वेश्चन पढ़ा था उसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने कुछ लाइंस पैसेज की ऑलरेडी रीड आउट कर ली। तो अब उन्हीं लाइंस को मैं क्यों रीड आउट करूं, मैं वहां से रीड आउट करती हूं जहां से मैंने मतलब उसको स्किप किया था। मैंने कहाँ तक स्किप किया था, यहाँ तक पढ़ लिया था। तो अब मैं वापस से इसी लाइन से वापस पढ़ूंगी, किसको आंसर ढूंढने के लिए, इसका आंसर ढूंढने। इनफैक्ट देयर इज हार्डली एनी सेक्टर, हर सेक्टर के अंदर है कुछ इस तरीके से। करप्शन इज रैम्पेंट रैम्पेंट है एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी बियरिंग द सोशल स्टेटस। अब देखिए मिल गया, बियरिंग द सोशल स्टेटस अटैच्ड टू इट। तो मेरे पास आंसर आ गया है कौन सा, सोशल। अब मुझे ये तीनों जो है ऑप्शंस देखने ही नहीं है, मेरे पास बिल्कुल मेरा जो करेक्ट आंसर है वो मुझे मिल चुका। तो यहाँ पर हमारा 15 क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज हु इज़ फ्री फ्रॉम करप्शन, करप्शन से जो है कौन सा ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल स्वतंत्र है। जबकि आपने तो पढ़ा कि हर जगह डेवलपिंग हो चाहे डेवलप्ड कंट्री हो, हर जगह पर क्या है, करप्शन फैला हुआ है। तो अब देख लेते हैं। हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, नन ऑफ दीज। कोई है इनमें से जहाँ पर करप्शन नहीं फैला हुआ है। ऑटोमेटिक इतनी लाइंस को पढ़कर मुझे समझ में आ गया जो आंसर होगा वो क्या होगा, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से आपका जो है कोई भी आंसर जो है करेक्ट नहीं है, यानी कि ये तीनों ही कंडीशंस में करप्शन फैला हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आपको जो है ध्यान रखना है कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उन्हीं से ही आपको आंसर्स मिल सकते हैं। मुझे इस पैसेज को आगे रीड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इसका आंसर आ चुका है क्या, नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, यानी हर क्षेत्र में करप्शन जो है फैला हुआ है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट इसी के अंदर हम इसी पैसेज से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर is not mentioned in the passage to root out the evil of corruption from society। यानी कि आपको बताना है कि which of the following measure, कौन से ऐसे मापदंड हैं is not mentioned, जिनको कि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, सम्मिलित नहीं किया गया पैसेज में, to root out the evil of corruption from society, जिससे कि हम जड़ से उसको उखाड़ के फेंक सकें। किसको? करप्शन को। कौन से ऐसी चीज़ों को नहीं मेंशन किया गया है, इसमें आपको बताना है। तो देखिए हम देखते हैं कि कैसे हम सोसाइटी से हटा सकते हैं। तो यानी कि
देखो यहाँ पर मुझे कुछ वर्ड मिल रहा है टू रूट आउट। ओके, मैं यहाँ से वापस पढ़ लेती हूँ पैसेज। करप्शन इज रैम्पेंट इन एवरी सेगमेंट, ये मैं पढ़ चुकी थी। उसके अलावा नोबडी कैन बी कंसिडर फ्री फ्रॉम करेक्शन फ्रॉम अ हाई रैंकिंग ऑफिसर टू लो रैंकिंग एम्प्लॉयज, ये मैंने नहीं पढ़ा था, जबकि मैंने उन 3 क्वेश्चन से ही आंसर दिया 4th क्वेश्चन का। ये मेरा पैसेज जो है पूरा नहीं पढ़ा हुआ था। इसी तरीके की अप्रोच आपको एग्जाम के अंदर भी फॉलो करना है। डेफिनेटली मैं कह रही हूँ आपके आंसर्स पैसेज के बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें, टू रूट आउट द एविल ऑफ करप्शन फ्रॉम सोसाइटी, हमको ज़रूरत है, वी नीड टू मेक अ कॉम्प्रीहेंशन कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पॉलिटिशियन। जो पॉलिटिशियंस के जो कैरेक्टर लक्षण होते हैं, बात करने, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको कि हमें कम करना होगा। कुछ ऐसा है, लेजिस्लेचर, ब्यूरोक्रेट्स एंड सच कोड्स शुड बी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स, उन कोड्स को ही हमें स्ट्रिक्ट वे में लागू करना होगा, इन्फोर्स करना होगा, ये कहा गया। जुडिशरी शुड बी गिवन मोर इंडिपेंडेंस एंड इनिशिएटिव ऑन इशू रिलेटेड टू करप्शन, और जो हमारा जुडिशियल पावर होती है वो हमारी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, और जो है करप्शन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं उनको इंडिपेंडेंटली वो चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, प्राइवेट सेक्टर शुड क्रिएट अवेयरनेस अगेंस्ट करप्शन, या मीडिया शुड कम फॉरवर्ड टू क्रिएट अवेयरनेस एंड एजुकेट पीपल टू कम्बैट दिस इविल, इस इविल को जीतने के लिए। हो सकता है ये कहा इज नॉट मेंशन इन द पैसेज, ओके, ये तो मेंशन किया गया है, ये जो है प्राइवेट सेक्टर शुड क्रिएट अवेयरनेस अगेंस्ट करप्शन, हो सकता है कि प्राइवेट का आगे देख लेते हैं, लेकिन ये तो कंफर्म होगा कहीं ना कहीं, हमें जो मीनिंग से पता चल रहा है। जुडिशरी टू बी गिवन मोर इंडिपेंडेंस एंड इनिशिएटिव इन द रिलेशन टू करप्शन, ये भी पैसेज में दिया हुआ है। देखिए, अभी हमने रीड आउट किया, ये लिखा हुआ है, स्पेशल कोर्ट शुड बी सेटअप टू टेक अप सच इश्यूज, जैसे आपको पता है कि जो जुवेनाइल क्राइम से रिलेटेड जो होते हैं क्राइम्स, उनके लिए भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बिठाई गई हैं, वैसे ही करप्शन से रिलेटेड इश्यूज के लिए भी कुछ फास्ट ट्रैक टाइप से कोर्ट्स बिठाई जानी चाहिए। लिखा है, स्पेशल कोर्ट शुड बी सेटअप टू टेक अप सच इश्यूज एंड स्पीडी ट्रायल इज टू बी प्रमोटेड, और जल्दी उसका फैसला होना चाहिए। कुछ इस तरीके की चीज़ें हमें लागू करनी होंगी। लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी शुड बी अलाउड टू वर्क विदाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, राजनीति से रिलेटेड चीज़ें इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए जब भी फैसले की बात आती। एनजीओज एंड मीडिया शुड कम फॉरवर्ड टू क्रिएट अवेयरनेस अगेंस्ट करप्शन, सोसाइटी में करप्शन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनकी जानकारी ज़्यादातर लोगों को कहाँ से पहुँचेगी, मीडिया से। तो मीडिया के थ्रू और एनजीओज के थ्रू स्प्रेड होनी चाहिए एंड एजुकेट, और लोगों को एजुकेट करना चाहिए। देखिए, मैंने बोला ही था, ओनली दैन वी वुड बी एबल टू सर्व, वी वुड बी एबल टू सेव आवर सोसाइटी और सिस्टम फ्रॉम बीइंग कोलैप्स, ढहने से हम बचा सकते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें जो खराब हो रही हैं उससे हम बचा सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर की हालांकि कहीं बात नहीं हुई है, लेकिन एनजीओज की बात हो रही है। एनजीओज की फुल फॉर्म नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर। ओके, हम देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट जो हमारा 4th ऑप्शन है, कॉम्प्रीहेंसिव कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पॉलिटिशियन, लेजिस्लेशन एंड ब्यूरोक्रेट्स, ये भी कहा गया। तो ऑब्वियस हो गया हमारा नॉट मेंशन, यही मेंशन नहीं है, तो आंसर विल बी ए। ये तीनों तो हमारे इस पैसेज के अंदर मेंशन किए गए हैं। क्लियर हो रही है बात? देखो, अब मेरा पूरा पैसेज भी हो गया और मेरे सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गए हैं। अब एक क्वेश्चन और बचा है जिसको कि हम पूरा पैसेज रीड आउट करने के बाद, यानी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद ऑटोमेटिक हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं विदाउट रीडिंग दिस पैसेज। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। वापस से बताना है आपको कि कौन सा जो है 4 ऑप्शन में से इनकरेक्ट है, जो कि पैसेज के अंदर नहीं कहा गया होगा या फिर गलत है वो लाइन। करप्शन इज प्रीवेलेंट ओनली इन डेवलपिंग कंट्रीज, क्या ऐसा ही है डेवलपिंग कंट्रीज में? नहीं, आपने दूसरी लाइन में हमने देखा कि डेवलप्ड कंट्रीज यानी विकसित जो देश हैं और विकासशील जो देश हैं, दोनों के अंदर करप्शन फैला हुआ है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, हालांकि हमें मिल चुका है, लेकिन अब देखते हैं आगे। करप्शन इज रैम्पेंट, ये आपको सही है। और टू कम्बैट करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर्स, यस, ये भी हमने किया। करप्शन इज नॉट, ये भी हमें मिला हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है पैसेज सॉल्व करना है।
कभी भी आपको पैसेज रीड आउट नहीं करना है। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को ही चेकआउट करेंगे, यानी क्वेश्चंस से ही आपको पैसेज सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आपको बताना है, ये वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। फाइंड आउट करेक्ट वर्ब फॉर्म ऑफ इकोनॉमी वर्ड। इकोनॉमी जो शब्द है उसका आपको वर्ब फॉर्म बताना है यहाँ पर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? आपको वर्ब फॉर्म बताना है इसका। अब देखिए, वर्ब फॉर्म या वर्ड फॉर्मेशन करते वक्त आपको सफिक्स थोड़ा ध्यान होना चाहिए। सफिक्स ध्यान होने चाहिए। प्रत्यय जो कि शब्द के अंत में लगते हैं, अगर आपको प्रत्यय ध्यान में है तो आप आराम से वर्ड फॉर्मेशन वाला एक क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए, हमें क्या बताना है? वर्ब। देखिए, आईजेडी जो शब्द होता है वो सफिक्स है, जो कि किसको बताता है? वर्ब को। अगर मैंने कहा ना, बहुत क्विक वे में इसका आंसर दे सकते हो अगर आपको सफिक्स याद है। ALLY लगा हुआ है, यानी कि LY, जो कि किसको बता रहा है? यहाँ पर एडवर्ब को बताता है। और अगर मैं IC या CAL या AL की बात करूं, ये होता है एडजेक्टिव। बेटा ध्यान रखिएगा, ये विशेषण होते हैं। ठीक है, इकोनोमाइज, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर आर्थिक रूप से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं, ये आप थोड़ा सा सफिक्स जरूर देख लें। अब हम देखते हैं यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन टू गिवन ऑप्शन। आपको यहाँ पर पैरा जंबल यानी कि PQRS दिया हुआ है और आपको बताना है कि इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड वन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा फॉर दिस पैसेज। आप पैसे मीनिंगफुल पैसेज बनाना है। इट इज बेटर इन प्रेयर टू हैव अ हार्ट विदाउट वर्ड्स देन वर्ड्स विदाउट अ हार्ट। इट इज बेटर, लेकिन उससे पहले कुछ ना कुछ होगा। तो प्रेयर टू हैव, प्रेयर की बात हो रही है, तो ये फर्स्ट नहीं हो सकता है, यानी कि ऑप्शन जो है हमारा P से नहीं शुरू हो सकता, तो A ऑप्शन में काट देती हूँ। अब मैं Q से देखती हूँ। प्रेयर इज नॉट आस्किंग, हो सकता है प्रेयर जो है वो किसी भी तरीके से, मतलब उसमें नहीं कहा जाता है। ओके, प्रेयर इज नॉट आस्किंग, इट इज अ लॉन्गिंग ऑफ द सोल। ये आत्मा से होता है, आप किसी के कहने से या किसी के करवाने से नहीं, ये आत्मा से होता है। बिल्कुल सही है। तो Q के बाद R हो सकता है क्या? Q के बाद P बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता, और वैसे ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हमें Q के साथ R करेक्ट बैठ रहा है। अब R के बाद मैं देखती हूँ क्या S बैठ रहा है? यस, इसमें S है। इट इज़ डेली एडमिशन ऑफ वंस वीकनेस। ओके, इट इज़ डेली एडमिशन ऑफ वंस वीकनेस। तो ये डेली करने की ऐसी कोई प्रक्रिया है प्रेयर की? हो सकती है कई लोगों की थिंकिंग के अनुसार। क्या R के अनुसार P बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा, और R के बाद P एक में भी नहीं है, तो मतलब कंफर्म है ऐसे ही बैठेगा। फिर इट इज डेली एडमिशन ऑफ वंस वीकनेस, और इट इज बेटर इन प्रेयर टू हैव अ हार्ट विदाउट वर्ड्स देन वर्ड्स विदाउट अ हार्ट। मतलब ये सारी चीज़ें बेकार हैं। तो ये जो है आपका आंसर QRSP बैठेगा। देखिए, PQRS जब भी आप सॉल्व करते हैं, कुछ ग्रामर के आप रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। जब आप ग्रामर के रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपका जो है करेक्ट जो आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आपको सब्जेक्ट सबसे पहले PQRS सॉल्व करते वक्त देखना होगा। अगर आप सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लेंगे, देखिए इसमें PQRS में अगर आप देखो Q वाले पोर्शन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है? सब्जेक्ट दिया है। मैंने सब्जेक्ट को पकड़ा, उसके बाद में चीज़ों को कनेक्ट किया और फिर ये कहानी यानी कि मैंने देखी। और ये जो फेमस कोटेशन है महात्मा गांधी की, उससे ली गई है।
तो ये पैसेज बना, मतलब PQRS मैंने बनाया है। तो आपको ध्यान रखना है इस तरीके से PQRS जब भी सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको जो है सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, आफ्टर सब्जेक्ट आपको कनेक्ट करना है लाइंस को। क्लियर है? एयरफोर्स के अंदर इससे रिलेटेड 1 क्वेश्चन, आर्मी क्लर्क के अंदर इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस और NDA के अंदर 5 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जरूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग PQRS को भी आराम से सॉल्व कर सकते हो अगर आप थोड़ी सी ट्रिक्स को ध्यान रखेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो है बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। इन सभी क्वेश्चंस को आप वापस से ट्राई कीजिएगा और वर्कआउट कीजिए। ठीक है? कोई भी क्वेरी हो तो आप ग्रेडअप के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट सेशन में हम बात करते हैं